हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा कॉन्करेंट ऑडिट वाले टॉपिक पे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, थोड़ा इलेबोरेट करूं। इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि पहले दिन का जो रूटीन होता है कॉन्करेंट ऑडिटर्स का, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ और स्टेप वाइज मैनर में डिस्कस करूँ। इससे होगा ये कि आपको कम से कम ये जानकारी हो जाएगी कि पहले दिन आपको करना क्या होता है। क्योंकि पहला दिन जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मेरा ऐसा मानना है। कहीं भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या फिर ऑडिट करने जाते हैं तो फर्स्ट डे चूँकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आपको क्या करना होगा। तो इसके चलते पहला दिन अगर आप कर पाते हैं सही तरीके से तो फिर बाकी के दिन आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और जितने भी दिन का कॉन्ट्रैक्ट हो आप ऑडिट आसानी से कर पाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे, जैसे कि मैंने बताया स्टेप वाइज मैनर में। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको स्कोप की जानकारी होना, यानी ऑडिट के स्कोप की जानकारी होना प्रॉपर तरीके से। ऑडिट का स्कोप कहने का मतलब बैंक आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको ब्रांच में जाके क्या काम करना होगा, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्कोप की जानकारी जो है वो आपको मिल सकती है जब भी बैंक नोटिफिकेशन इशू करता है कॉन्करेंट ऑडिटर्स के लिए। मतलब जब वैकेंसी होती है, जब भी रिक्वायरमेंट होता है कॉन्करेंट ऑडिटर्स का, तो बैंक नोटिफिकेशन इशू करता है और उस नोटिफिकेशन में वो स्कोप प्रोवाइड करता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है ऑडिटर्स को ब्रांच में, मतलब क्या काम कर रहा होगा ऑडिटर्स को। हालांकि एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो स्कोप जो है वो काफ़ी डिटेल में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट हर तरह के ब्रांच पे वो एप्लीकेबल होता है। आपको करना ये होता है कि आपको पहले आपके ब्रांच को समझना होता है कि वहाँ पे कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हो सकता है कि रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज केवल अवेलेबल हों उस ब्रांच में, यानी हमारे और आप जैसे लोगों के साथ ही केवल डील करता हो वो। तो केवल वही काम करना होगा जो रिटेल बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिस ब्रांच में स्विफ्ट नहीं है तो वहाँ पे आप स्विफ्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जहाँ पे इंडिविजुअल्स को लोन दिया जाता है वहाँ पे आप इंडिविजुअल्स के लोन को चेक करेंगे, या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है तो डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग से जुड़ा हुआ जो भी रिक्वायरमेंट है आप देखेंगे कि वो पूरे वो रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब कॉरपोरेट अगर बैंकिंग में वो डील नहीं करता तो फिर आपको उन रिक्वायरमेंट्स को वो काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप स्कोप की जानकारी आपको मिलती है नोटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट से। नहीं तो अगर बैंक आपको जो भी अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स भेजता है तो उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिले, नहीं पता चले, नहीं दिखे कहीं भी, तो आप ब्रांच में जाके मैनेजर से पूछ सकते हैं कि किस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे रिटेल बैंकिंग केवल, या फिर कंपनी से भी ब्रांच डील करता है, या इंटरनेशनल बैंकिंग है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं पहली मीटिंग में जब आप ब्रांच मैनेजर से मिलते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अभी हम लोग आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में आपको देखना है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो? तो सबसे पहला, जब भी अपॉइंटमेंट करता है किसी भी फॉर्म का बैंक, तो उनको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजता है कि आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, आपको इस तारीख से इस ब्रांच में जाना है। तो उस ईमेल की एक कॉपी, आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उसी को। दूसरा, आपके पास एक ऑथराइजेशन होना चाहिए फॉर्म की तरफ से, जिस भी फॉर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी तो पता चल पाएगा कि आप जेन्युइन पर्सन है। नहीं तो ब्रांच मैनेजर आपको फिर सिस्टम में एक्सेस नहीं करने देगा। नहीं, बिकॉज अननोन पर्सन को, किसी को तो बैंक में नहीं बिठाया जा सकता ना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पे फाइनेंशियल। तो इसलिए आपके पास एक ऑथराइजेशन होना चाहिए जिससे कि पता चले कि हाँ आप उस पर्टिकुलर फॉर्म से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह से अगर पता चल जाए ब्रांच मैनेजर को, फ़ोन पे अगर आप बात करा दें या जिस भी तरीके से, तो भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। थर्ड, आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। नोटबुक इसलिए कि अगर ऑफलाइन ऑडिट करना हो या फिर अगर आपको पहले दिन सिस्टम नहीं मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम नहीं मिलता है, तो आप नोटबुक के बेसिस पे काम आगे बढ़ा सकते हैं। और जब भी सिस्टम मिले आपको तो फिर उन ऑब्जर्वेशंस को आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ,
आप चाहें तो लैपटॉप लेके जा सकते हैं। हालांकि लैपटॉप पे आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ लैपटॉप ले जाने के पहले आपको एक बार श्योर हो लेना होता है कि लैपटॉप वो लोग एक्सटर्नल अलाउ करते हैं या नहीं करते। हालांकि बैंक का जो इंटरनल सिस्टम है आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे अपने लैपटॉप पे, ठीक है। या बैंक का जो सिस्टम होता है आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव वगैरह में ऐसा लेने से मना ही होती है। तो आप कोशिश करेंगे कि इस तरह का एक्सटर्नल कोई ड्राइव जो है आप लेके नहीं जाएं। लेकिन लैपटॉप ले जाया जाता है जहाँ भी ऑफलाइन ऑडिट का रिक्वायरमेंट होता है, ऑफलाइन ऑडिट करना होता है, तो वहाँ पे लैपटॉप में आप मतलब ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें हो गई। पहला कंफर्मेशन ईमेल अपॉइंटमेंट वाला, दूसरा ऑथराइजेशन, तीसरा आपके पास नोटबुक होना चाहिए, पेन, नोटबुक एंड पेन, एंड फोर्थ आप चाहें तो लैपटॉप ले सकते हैं। हालांकि वो ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो मत ले जाइए, लेकिन श्योर हो लीजिए कि लैपटॉप वो लोग अलाउ करते हैं। अगर नहीं अलाउ करते तो फिर दूसरे दिन से मत ले जाइए उसे। अलाउ करते हैं और अगर ऑफलाइन ऑडिट है तो आप ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का ऑडिट है उस पर निर्भर करता है ये। अभी हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। पहला स्टेप आपने समझ लिया, स्कोप। दूसरा स्टेप आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं, और तीसरा स्टेप आपको ब्रांच जाना है और जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आप ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उससे बात कीजिए। अगर ब्रांच मैनेजर अवेलेबल नहीं हो तो आप जो भी नेक्स्ट पर्सन है जो कि ब्रांच को उस दिन हैंडल कर रहे हैं आप उससे मिलिए। जनरली जो भी ईमेल या जो भी कम्युनिकेशन अपॉइंटमेंट का फर्म्स को भेजते हैं बैंक्स, तो उसका एक कॉपी ब्रांच को भी भेजते हैं। तो ब्रांच को पहले से पता होता है कि कॉन्करेंट ऑडिटर आने वाला है, तो उनको आइडिया होगा। आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को और अपना वो जो कंफर्मेशन ईमेल है आप उन्हें दिखाइए, ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन, अगर ऑफलाइन है तो आप जनरली छोटे ब्रांचेस हैं जहाँ पे कि सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते, तो वहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि वो लोग ऑफलाइन अलाउ करते होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने देखा है मैक्सिमम ब्रांचेस में ऑनलाइन ऑडिट होता है, ओके। तो आप उनसे सिस्टम रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम आपको प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पे बैठ के आप ऑडिट कर पाएंगे। ऐसे में ब्रांच मैनेजर हो सकता है कि अपने जाके आपको एक सिस्टम दिखा दे कि हाँ आप यहाँ पे बैठिए। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी को बोल दे, वो आदमी आपको लेके जाएगा, एक सिस्टम आपको देगा। अगर सिस्टम अवेलेबल नहीं है पहले दिन तो भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। चूँकि आप नोटबुक लेके आए हैं तो आप फाइल्स को देखना स्टार्ट करेंगे और उस नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस। और जब भी मे बी सप्ताह भर बाद, 7 दिन 10 दिन बाद आपके पास जब भी सिस्टम आ जाता है, जैसा कि मैंने कहा सिस्टम्स हो सकता है कि सारे एंगेज्ड हों, एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हों और एडिशनल सिस्टम मंगाना पड़े तो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन काम आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले दिन से। आप नोटबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उन ऑब्जर्वेशंस को फिर सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड स्टेप, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और सिस्टम रिक्वेस्ट करना। अभी हम लोग मूव करते हैं फोर्थ स्टेप पे। मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूँ कि आपको पहले दिन सिस्टम मिल जाता है। अगर सिस्टम नहीं मिलता है तो आप नोटबुक में सेम काम करेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ अभी। फोर्थ स्टेप में हम लोग समझते हैं सिस्टम को। पहले बैंक्स में जनरली जो भी एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट देते हैं। ऑडिटर्स के रेस्पेक्ट में मैं अगर बात करूँ तो पहला जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और दूसरा जिसमें आप इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब इनपुट देते हैं अपना, यानी जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं। जिस भी सिस्टम में आप एंट्री करते हैं वो कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम है, ओके। चूँकि आप कॉन्करेंट ऑडिटर हैं, आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है, एक ऐसा एप्लीकेशन मिला है आपको जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं, तो वो कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम है। दूसरा ऐसा सिस्टम जिससे कि आप केवल इन्फॉर्मेशन लेते हैं लेकिन आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, उसे हम लोग शॉर्ट में CBS कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उससे केवल आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी के जो मतलब एम्प्लॉयज़ हैं ना, जनरली CBS पे काम करते हैं, तो वो लोग एंट्रीज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव अगर करना हो तो वो लोग कर सकते हैं, उनको अथॉरिटी होती है। लेकिन कॉन्करेंट ऑडिटर्स को उसमें बदलाव करने की, एंट्रीज़ करने की या चेंजेस करने की अथॉरिटी नहीं होती। कॉन्करेंट ऑडिटर्स केवल CBS से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ओके। देख पाते हैं कि सिस्टम में क्या एंट्री हुई है किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में। जैसे लेजर अगर आपको देखना हो, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक लोन अकाउंट को देखना हो तो आप देख पाएंगे। आपको अगर सेविंग अकाउंट देखना हो, आपको उस आदमी का जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट डेबिट हुआ है कि नहीं या क्रेडिट हुआ है कि नहीं किसी स्पेसिफिक अमाउंट से, तो वो आप जानकारी ले पाएंगे।
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है वो जानकारी ले पाएंगे, आप लॉकर्स को देख पाएंगे कि लॉकर्स में कितना रेंट वगैरह ड्यू है। तो इस तरह की जानकारी आपको CBS से मिल जाती है। इसके बाद आपको जानकारी मिलती है, चूँकि ब्रांच में डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स से भी। तो जब भी आपको सपोज़ किसी भी मतलब किसी एक पर्टिकुलर सपोज़ लोन फाइल को देखना है तो CBS से आप जानकारी ले सकते हैं, और आप जानकारी ले सकते हैं फिज़िकल में लोन फाइल मांग सकते हैं एम्प्लॉइज़ से, और उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। तो 2 सोर्सेज से आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, और उसके बेसिस पे आप कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं। तो इस तरह से हमारा 4th स्टेप मतलब पूरा हुआ। 4th स्टेप में मैंने आपको सिस्टम की मैंने जानकारी दी कि कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम, जिसमें आप एंट्री करते हैं, ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, और दूसरा CBS, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। CBS का अलग URL होता है और कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम का अलग URL, ID पासवर्ड। CBS का भी अलग URL, ID पासवर्ड। बाकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स तो आप चूँकि ब्रांच से ले सकते हैं तो उनके लिए ID पासवर्ड का ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट नहीं होता। CBS का ID पासवर्ड आपको ब्रांच देता है, तो ब्रांच मैनेजर से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दे देगा। और जो कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम है उसका मतलब जो भी ID पासवर्ड होता है वो जनरली आपको सर्कल ऑफिस, या फिर उसको हम लोग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया हुआ है। तो मतलब जो ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करता है वो डिपार्टमेंट आपको कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम का ID पासवर्ड प्रोवाइड कराता है, तो उनसे आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिला हुआ है तो आपको सपोज़ ID पासवर्ड मिल जाए तो आप लॉग इन करेंगे। यानी अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। हम लोगों ने 4th स्टेप पूरा कर लिया। 4th स्टेप के बाद हम लोग आते हैं 5th स्टेप में, जिसमें कि हम लोगों को एक्चुअल काम करना है। तो कुछ काम मैं करके अभी आपको मतलब थियोरेटिकली ऑब्वियसली दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं बता रहा हूँ कि आइडियली करते क्या हैं हम लोग। 5th स्टेप में 3 काम हम लोग चुनते हैं। सबसे पहला लोन डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखेंगे, दूसरा हम लोग वाउचर वेरिफिकेशन देखेंगे, और तीसरा हम लोग CIA वेरिफिकेशन देखेंगे। ये 3 काम हम लोग करेंगे। वैसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, सभी को एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और हर एक काम पहले दिन हम लोग करें ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कैश वेरिफिकेशन होता है, तो कैश वेरिफिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है आप पहले दिन करें, बट आपको कर लेना चाहिए आइडियली। फिज़िकल कैश वेरिफिकेशन जिसे कि कहा जाता है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप चाहें तो देख सकते हैं कैसे किया जाता है। उसमें मैंने डिटेल में बात किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिस्टम आप किस में लॉगिन करेंगे? आप लॉगिन करेंगे कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम में, यानी 5th स्टेप में। 4th स्टेप में आपको मिल गया सिस्टम, 3rd स्टेप में आपको सिस्टम मिल गया। 4th स्टेप में आपने समझ लिया कि सिस्टम कैसे मतलब काम करता है, कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम क्या है, CBS क्या है। ओके, CBS पे बहुत सारी बातें हैं CBS में बताने को, लेकिन मैंने शॉर्ट रखा है, बस इतना ही कहा है कि आप उसमें इंफॉर्मेशन चेक कर पाएंगे। 5th स्टेप में हम लोग एक्चुअल करते क्या हैं उसे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक लोन फाइल से। सबसे पहला काम आप कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम में लॉगिन करेंगे। ID पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को, अगर आपको नहीं मिला हुआ है उनसे बात कीजिए, आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे। आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास उसका URL भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक सिस्टम को मैं चुन लेता हूँ, स्पेसिफिक मैं नाम नहीं बताऊँगा उस सिस्टम का, बट उसी के बेसिस पे मैं इस प्रोसेस को 5th स्टेप को समझाने वाला हूँ। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको 4-5 ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट, अपलोड, रिपोर्ट्स, इस तरह से। जैसा कि नाम है, जैसा उनका नाम है उन ऑप्शंस का, ठीक वही काम करते हैं वो। अपलोड्स में आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स में आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और ऑडिट में आप ऑडिट का काम कर सकते हैं। एक ऑप्शन और होता है सर्कुलर्स का, तो वहाँ पे आप सर्कुलर्स देख सकते हैं, जो भी बैंक का लेटेस्ट सर्कुलर है। तो हम लोगों को चूँकि ऑडिट करना है तो ऑडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। वो ऑप्शन फर्दर फिर 4 ऑप्शंस में डिवाइडेड है। पहला अकाउंट वाइज, दूसरा एरिया वाइज, तीसरा CIF वाइज, और चौथा वाउचर वेरिफिकेशन। हम लोग करते क्या है कि लोन वाला जो भी काम हमें करना है, यानी एडवांसेस लोन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाला काम, सभी हम लोग अकाउंट वाइज में करते हैं। CIF वाइज में हम लोग डिपॉजिट अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हैं, KYC वेरिफिकेशन। वाउचर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में हम लोग वाउचर वेरिफिकेशन करते हैं। और एरिया वाइज में जनरली हम लोग जो ऑपरेशनल रिस्क से जुड़ा हुआ पार्ट है वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो फिजिकल कैश वेरिफिकेशन वगैरह की एंट्री उसमें हम लोगों को करनी होती है, या रजिस्टर वगैरह बैंक मेंटेन कर रहा है कि नहीं उसके बारे में जानकारी डालनी होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन चुनते हैं हम लोग अकाउंट वाइज। पहला लॉगिन आपने किया,
दूसरा ऑडिट ऑप्शन पे क्लिक किया, तीसरा आपने अकाउंट वाइज ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अकाउंट्स का लिस्ट एक ओपन हो जाता है, लोन अकाउंट्स का लिस्ट ओपन हो जाता है। वो लिस्ट जो है ऐसे अकाउंट्स का होता है जिनकी ऑडिट अभी नहीं हुई है या जिनका ऑडिट अभी पेंडिंग है। आपको ऑडिट करना पड़ेगा, यानी चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं उनमें, और उन कमियों को नोट करना होगा। आप किसी भी एक स्पेसिफिक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं उसमें। अगर सपोज़ बैंक किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को फॉलो करता है तो हो सकता है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो, लेकिन फिर भी मिनिमम मतलब फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हर एक सिस्टम्स का सेम ही है। आपको ऑब्जर्वेशंस नोट करने का स्पेस वहाँ पे बना हुआ रहता है, जहाँ पे कि आप अपना ऑब्जर्वेशन, अपना जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं आप उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं, आपने क्लिक किया, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, लेकिन अभी तो लोन फाइल आपने मांगा नहीं, तो आप बैंक के किसी एम्प्लॉय को कहते हैं लोन फाइल प्रोवाइड कराने के लिए, वो आदमी आपको लोन फाइल प्रोवाइड कराता है। लोन फाइल जब मिल जाए, मतलब एक बंच बना के वो लोग डॉक्यूमेंट्स का रखते हैं, तो आप चेक करना स्टार्ट करते हैं। लोन फाइल्स में जनरली आप 3 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट द्वारा दिए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक का अपना खुद का इंटरनल होता है, और कुछ थर्ड पार्टीज़ द्वारा दिए जाते हैं। जैसे जो क्लाइंट है या जो बोरोवर है वो क्या क्या देगा, तो KYC के डॉक्यूमेंट्स देगा, लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी अपने से भर के और साइन करके देता है। बैंक का इंटरनल हो सकता है, वो लोग एक सिस्टम से जनरेट करते हैं लोन, जो भी उनका अप्रूवल सिस्टम है, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम है, तो उसका एक कॉपी वो लोग लगाते हैं, या फिर हम लोग लोन मेमोरेंडम भी हम लोग उसे कहते हैं, तो उसकी एक कॉपी वो लोग लगाते हैं। एंड थर्ड पार्टीज़ किसी लोन में, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन अगर है तो उसमें कुछ सर्टिफाई करने वाले थर्ड पार्टीज़ होती हैं, ज्वेलर्स होते हैं, वो लोग सर्टिफाई करते हैं, तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है अगर गोल्ड लोन है तो। अदरवाइज़ क्लाइंट का प्रोवाइड किया हुआ डॉक्यूमेंट एंड बैंक का प्रोवाइड किया हुआ डॉक्यूमेंट, ये 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स में देखिए, अब आप CBS ओपन कर लीजिए। अगर CBS का एक्सेस पहले दिन नहीं मिल पाया आपको, तो किसी भी एम्प्लॉई से आप उसका वेरिफिकेशन कराइए। कैसे? आप चेक कीजिए कि सही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है या नहीं लगा है। CBS में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या लोन फाइल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बैंक के पास या जो भी आदमी लोन्स अप्रूव करता है और सिस्टम में एंटर करता है, लोन्स अप्रूव करता है अगर मैं कहूँ तो जनरली वो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, तो उसका एक सर्कुलर पड़ा हुआ होता है कि कैसे मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आप उन सर्कुलर्स की कॉपी ले सकते हैं, और लेने के बाद देख सकते हैं कि सही तरीके से लोन उस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ है या नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि KYC डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से है, मतलब ऑर्डर में है या नहीं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैंक का वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मतलब जेन्युइन है या नहीं, उन्हें सर्टिफाई किया गया है कि नहीं, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सर्टिफाई किया हुआ है या नहीं। आप चेक कर सकते हैं कि सिग्नेचर्स प्रॉपर तरीके से मतलब सिग्नेचर्स साइन किया हुआ है या नहीं, और लोन का मतलब डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, जितना अमाउंट का लोन है उसके अकॉर्डिंग बैंक के एम्प्लॉयज़ में भी उनकी अथॉरिटी होती है, मतलब कुछ एक सर्टन अमाउंट तक अगर होगा तो ये स्पेसिफिक एम्प्लॉई है वो करेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो फिर उसे अप्रूवल लेना पड़ता है इस तरह से। तो प्रॉपर अथॉरिटी फॉलो की गई है या नहीं की गई है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप चेक करेंगे, और जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिन क्वेश्चंस में जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सही लगा है या नहीं लगा है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है कि नहीं गलत है, लगने से नहीं मतलब सिस्टम में आप देखते हैं कि गलत लगा हुआ है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप कमेंट लिखना होता है, आप लिखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सही नहीं लगा है और सेव करेंगे। इस तरह से आप पूरे लोन फाइल में जो जो गलतियां हैं उन गलतियों को ढूंढेंगे एक एक करके, क्वेश्चन वाइज, मतलब क्वेश्चंस को आप पहले देख लीजिए, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि वो चीज़ मतलब सही तरीके से लोन फाइल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, अगर सही है तो ऑब्जर्वेशन फिर रिकॉर्ड करने का मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सेव करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सेव करते हैं तो मतलब वो ऑडिट मार्क हो जाता है कि डॉक्यूमेंट मतलब वो स्पेसिफिक मतलब लोन फाइल जो है उसका ऑडिट हो गया, और इस तरह से आप सारे एक एक करके लोन फाइल्स को चेक करते हैं। तो ये था पहला लोन फाइल वाला। दूसरा वाउचर वेरिफिकेशन पे हम लोग आ जाते हैं। अगेन ऑडिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, आप क्लिक करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन वाउचर वेरिफिकेशन का, उस पर आप क्लिक करते हैं तो बैंक के एम्प्लॉय से वाउचर मांग लीजिए, जिस भी दिन का आपको वाउचर वेरिफिकेशन करना हो
जनरली हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं अगर बड़े ब्रांचेस हैं तो। लेकिन ऑडिट सिस्टम जो है ना वो करता क्या है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को जो कि बड़े अमाउंट के हैं उन्हें ही सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट करता है ऑडिट के लिए। तो आप वाउचर मांग लीजिए, उस स्पेसिफिक दिन का ट्रांजैक्शन का डेट मेंशन किया हुआ होता है सिस्टम में, और मांगने के बाद उस वाउचर को निकालिए जो भी ट्रांजैक्शन है। जैसे सपोज़ कोई 1 लाख का एक ट्रांजैक्शन है, तो आप देखिए कि वो वाउचर है या नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं, और जो जो क्वेश्चंस सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो आप उन पे टिक करेंगे। अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट है कि वाउचर अवेलेबल है कि नहीं, क्वेश्चन है उसमें सिस्टम में, आप ढूंढते हैं वाउचर मिलता ही नहीं है, आप एम्प्लॉय से पूछते हैं तो एम्प्लॉय जो है आपको वाउचर प्रोवाइड नहीं करा पाता उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का। आप मार्क कर सकते हैं कि वाउचर मुझे नहीं मिला, और मार्क जैसे ही करेंगे तो अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप अपना कमेंट नोट करेंगे और सेव करेंगे, तो वो फिर चला जाएगा मैनेजर के पास रेक्टिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से आप वाउचर वेरिफिकेशन करते हैं। और थर्ड मैंने कहा था KYC CIF वेरिफिकेशन, तो हम लोग CIF वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं। जनरली CIF वेरिफिकेशन वाले पार्ट में हम लोग जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं उनका KYC वेरिफिकेशन करते हैं। बैंक में जो भी एम्प्लॉई है जो कि अकाउंट ओपन करता है, आप उससे बात कीजिए, जिन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने लोन फाइल मांगा था ठीक उसी तरीके से आप डिपॉजिट अकाउंट से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट बैंक के उस एम्प्लॉई से मांगेंगे और वो आपको प्रोवाइड करेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जनरली बैंक्स करते क्या है ना कि डॉक्यूमेंट्स को हो सकता है सारे ब्रांचेस करते हो या नहीं करते हो, बट कुछ ब्रांचेस डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रख के दूसरे ब्रांचेस को भेज देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को भेजे जाने से पहले आप ऑडिट कर लें। तो KYC डॉक्यूमेंट आप मांगेंगे, अगर ब्रांच में अवेलेबल है तो आपको ऑब्वियसली दे दिया जाएगा। और देने के बाद आप चेक कीजिए कि KYC प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके बाद आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए अगर नहीं हुआ है तो इस तरह से आपने लोन चेक कर लिया, आपने वाउचर वेरिफिकेशन कर लिया, आपने KYC वेरिफिकेशन कर लिया डिपॉजिट अकाउंट का। आप चाहें अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो उससे जुड़ा हुआ आप ऑप्शन एरिया वाइज मतलब ऑडिट पे क्लिक करेंगे तो वो सारा फिर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं देखना कि बैंक सारे रजिस्टर्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं सही तरीके से, अगेन एरिया वाइज में क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ओके, फिजिकल कैश वेरिफिकेशन अगर आपको करना है तो अगेन एरिया वाइज में क्लिक करेंगे और उसमें वो ऑप्शंस आपको सामने दिखेंगे, तो उन रेस्पेक्टिव जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं आप। जो भी क्वेश्चंस उसमें दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और आंसर देते हैं। अगर सही है यस पे टिक करते हैं, अगर सही नहीं है नो पे क्लिक करते हैं, और नो पे क्लिक करने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं, मतलब आपने क्या कमियाँ पाई हैं आप उनको लिखते हैं, और लिखने के बाद सेव करते हैं। तो ये सारा काम कर लिया आपने। करने के बाद आप सिस्टम से लॉग आउट करते हैं और फिर रिटर्न हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पहले दिन का आपका टोटल 5 स्टेप्स में मैंने बांट दिया, और 5 स्टेप्स की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको पहले दिन क्या करना होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया, और कुछ अगर क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। और नई बातें जानने को मिली तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग केवल वीडियोस देख के और आगे बढ़ जाते हैं। अराउंड जैसा कि मैंने देखा 99% तक लोग जो हैं वो बस केवल वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू टाइम देने के लिए।